घर का काम जल्दी जल्दी निपटा कर जब मैं सुपरमार्केट सामान खरीदने पहुंची तो 12 बज चुके थे। स्कूल से बच्चों के वापस आने से पहले घर भी पहुंचना था, इसलिए जल्दी जल्दी सूची से सामान मिलाते हुए मैं टोकरी में डालती जा रही थी कि अचानक साधना पर नज़र पड़ गई। मैंने गौर से देखा, हाँ साधना ही तो थी, पर पहले से बहुत मोटी हो गई थी। भरी दोपहरी में मेकअप से पूता उसका चेहरा और जोगिया रंग का रेशमी सूट आंखों को दूर से ही खटक रहा था। उसने भी देखा तो मेरी तरफ दौड़ पड़ी। अरे रेणुका, तुम यहाँ कैसे? गले मिलते हुए उसने प्रश्न किया। शादी के बाद से तो यही शहर मेरा घर है, मैंने बताया। पर तुम कब से यहाँ हो? मैं भी 1 साल से यहीं डेरा डाले हुई हूँ। पर देखो, मिल आज रहे हैं, वह हंसकर बोली। कॉलेज के दिन का साथ था हमारा। पढ़ाई खत्म होते ही शादी के बाद कॉलेज के संगी साथी सब पीछे छूट गए थे। नया घर, नया परिवार, नया शहर, सब अपने हो गए थे। साधना को लगभग 10 साल के बाद देखकर पिछले मस्ती भरे दिनों की याद ताज़ा हो गई। उस समय भले ही वह मेरी अभिन्न मित्र ना रही हो, पर उससे मिलकर ऐसा लगा मानो मैं अपनी अंतरंग सखी से मिल रही हूँ। चंद मिनट भूली विसरी यादों को ताज़ा कर एक दूसरे से अपने अपने पतों का आदान प्रदान करके मैं अपनी खरीदारी की तरफ लपकी, लेकिन अचानक पलटकर साधना ने मेरा हाथ थाम लिया। आज तुम मेरे साथ चलो। हाथ में पकड़े थैले में उसने जूस के 10-15 पैकेट रखे हुए थे। क्यों, आज घर में कोई पार्टी है क्या? मैंने जिज्ञासा प्रकट की। नहीं, आज हमारी महिला मंडली की मीटिंग है, यहीं पास में ही जयंती के घर, उसने मेरी जिज्ञासा का समाधान करते हुए कहा। ओहो, तुम तो समाज सेविका बन गई हो। सच, कुछ सार्थक कार्य तो करना ही चाहिए। मुझे तो बस घर के कामों से ही फुर्सत नहीं मिलती। पता नहीं क्यों हमेशा भागम भाग लगी रहती है। अभी भी तुम्हारे साथ चलना मुश्किल है। स्कूल से बच्चों के लौटने का वक्त हो गया है, अब घर ही भागूंगी, मैं जल्दी से बोली। क्यों, घर में ताला लगाकर आई हो क्या? नहीं नहीं, मेरे सास ससुर है घर में, लेकिन बच्चों को खाना देना है। फिर माँ और पिताजी के खाने का भी समय हो रहा है। सब्जी बना कर आई हूँ, बस गर्मा गर्म रोटियाँ सेकूंगी और सलाद काटूंगी। मैंने अपनी व्यस्तता बताई। अब छोड़ो भी, आज रोटियाँ सेकने और सलाद काटने का काम अपनी सास को ही करने दो। फिर एक दिन उन्होंने अपने पोते पोती की खातिर कुछ काम कर भी दिया तो कौन सी बड़ी बात हो जाएगी? वे बच्चों से लाड प्यार करके उन्हें बिगाड़ने के लिए ही है क्या? साधना ने कटाक्ष किया। नहीं बाबा, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल पाऊंगी। मान जी देर होने से चिंता करेंगी तो फिर ये कहो ना कि घर में सासू माँ की तानाशाही है, तुम अपनी मर्जी से कहीं आ जा नहीं सकते। उसने बिना किसी लाग लपेट के मेरी सास पर सीधा आक्षेप किया और मेरी स्वतंत्रता को चुनौती दी। पता नहीं सखी शरीक सास पर लगे आक्षेप के कारण या अपने स्वतंत्र अस्तित्व के आगे प्रश्न चिन्ह को मिटाने के लिए मैं उसके साथ चलने को तैयार हो गई। वैसे उसे यह समझाना मुश्किल ही लग रहा था कि जिस तरह बेटी के देर से घर लौटने पर माँ चिंतित हो जाती है, उसी भांति बहू के बिना बताए अधिक देर बाहर रुकने पर सास का परेशान होना भी स्वाभाविक ही है। सुपरमार्केट से निकलकर 10 मिनट लगे जयंती के घर तक पहुंचने में। इस बीच साधना का एक तरफा संवाद जारी रहा। मैं तो भाई 24 घंटे घर परिवार की होकर बंद कर बैठ नहीं सकती। हर नई जगह पर देर सवेर अपना एक ग्रुप बन ही जाता है। फिर समाज सेवा तो एक सगल है। छोटी मोटी सामाजिक समस्याओं पर भाषण देने के बाद हम सभी गप्पेबाजी करते हैं, साथ मिल बैठकर खाती पीती है, फिर ताश की बाजी जम जाती है और इस तरह सूरज ढलने के बाद ही घर पहुंचते हैं। साधना ने बिना किसी झिझक के सच्चाई से अवगत कराते हुए आगे भाषण जारी रखा। फिर घर में जितना ज़्यादा काम करो, अपेक्षाएं उतनी अधिक होती जाती है। मैं तो मस्ती में दिन काटती हूँ।
घर में सास ससुर तो है ही, खुद भी खाएंगे, मेरे बच्चों को भी खिला देंगे। फिर आजकल तो मेरी दिल्ली वाली ननद भी आई हुई है, सब कुछ मिलजुल कर निपटा ही लेंगे ठीक ठाक। मुझे बहुत ही अजीब लगा सुनकर। पति की बहन कुछ समय के लिए भाई के पास आए और भाभी अपने में मगन रहे। कब और कैसे बदल गए हमारे पारिवारिक मूल्य, सोचकर मैं हैरान हुई। साधना ने अपनी सखियों से परिचय कराया। यह रूपा, यह नैना, यह सुधा, यह परिधि, यह कोमल, यह राधिका। वह सबसे मिलवाती जा रही थी। मैं अपने पारंपरिक विचारों को परे झटक बदले में हाथ जोड़कर मुस्कुराती रही। यह है कॉलेज के दिनों की मेरी सहेली रेणुका। अंत में उसने मेरा भी सबको परिचय दिया। मेकअप में सजे सवरे चेहरे, रंगीन परिधान, विदेशी इत्र की भीनी भीनी महक, ऐसे वातावरण में मैं अचानक अपनी सूती साड़ी के प्रति ज़्यादा सचेत हो उठी। मैंने अनुमान लगाया कि नैना के पति शायद फिल्म वितरण के व्यवसाय में हैं। ऐसे ही अनगरल वार्तालाप के बीच खाने पीने का दौर चलता रहा। यह शायद कोमल बोल रही थी। प्रारंभिक परिचय और हेलो हेलो के बाद सब छोटे छोटे समूहों में बैठकर गपशप करने लगी। तुम्हारी काम वाली का क्या हाल है? क्या अभी भी उसका आदमी उसे पीटता है? किसी ने पूछा। अरे उसकी कुछ ना पूछो, मैं तो उसको बोलती हूँ कि घर जाओ ही नहीं, यहीं रहो, मेरा घर संभालो और बदले में खाओ पियो। पर उसे तो मार खाने की आदत है, सो रोज भागती चली जाती है। यह शायद कोमल बोल रही थी। सौगात पर उसका एक बच्चा भी तो है, उसे भी तुम रख लोगी? कोमल ने झट से प्रश्न किया। ना बाबा ना, साल भर के बच्चे के साथ वह काम क्या करेगी? फिर मेरे घर में इतनी जगह भी कहाँ है? कोमल ने अपनी मजबूरी बताई। तेरी पड़ोसिन गृहलक्ष्मी यानी घर की रानी का क्या हाल है रूपा? कभी उसे भी साथ ले आओ ना। यह परिधि थी। स्त्रियों की खिलखिलाहट से घर गूंज उठा, पर उसे सास ससुर की सेवा से फुर्सत हो तब ना। बच्चों का गृह कार्य देखने से और पति महाशय को रुमाल, तौलियाँ व जुराबे पकड़ाने से मैं तो ऐसी गंवार औरतों को जरा भी सहन नहीं कर पाती। रूपा मुंह बिचकाकर बोली तो सब खिलखिलाकर हंसने लगे। अरे भाई नैना, अपने मियाँ को बोलकर एक चैरिटी शो करवाओ उनकी फिल्म का। किसी नामी स्त्री सेवा समिति को चेक दान करते हुए बस एक फोटो छप जाए अखबार में, तो साल भर तक इस समाज सेवा के चक्कर से निकल जाएंगे। रूपा ने अपना सोने से भी खरा सुझाव दिया। कमरा फिर स्त्रियों की खिलखिलाहट से गूंज उठा। मैंने अनुमान लगाया कि नैना के पति शायद फिल्म वितरण के व्यवसाय में हैं। ऐसे ही अनगरल वार्तालाप के बीच खाने पीने का दौर चलता रहा। प्रत्येक महिला अपने साथ एक व्यंजन बनाकर लाई थी, या कौन जाने पास के होटल से ही खरीद लाई हो। खाने पीने के बाद ताश की महफिल सज गई। इस बीच में मैंने उठने की कई बार कोशिश की, पर हर बार साधना हाथ पकड़कर रोक लेती। बस यार 2 मिनट। अरे ऐसे भी क्या जल्दी है, अभी तो महफिल जमी भी नहीं और आप जाने की सोचने लगी। कोई ना कोई टोक देती। क्या अपना घर भी नहीं दिखाओगी? चिंतित सास ससुर और स्कूल से लौटे बच्चों का वास्ता दूंगी। उसके बाद स्थिति मेरे लिए असहाय हो चुकी थी। तो फूहड़ और गंवार जानकर हंसी की पात्र बन न जाऊं, यह सोच चुप रह जाती। पर अब 3:30 बज चुके थे। मैं बिना कुछ बोले उठ खड़ी हुई। दरवाजे की तरफ लपकते हुए मुस्कुराकर कहा, फिर मिलेंगे साधना। क्या अपना घर भी नहीं दिखाओगी? मुड़कर देखा तो साधना भी चली आ रही थी। बिना आमंत्रण वह भी साथ हो ली। मैंने सोचा तुम शायद अभी ताश खेलोगी। मैंने सफाई दी। हाँ, ताश की बाजी तो दिन ढलने तक चलेगी, पर आज तो शाम की चाय तुम्हारे साथ ही पीऊंगी, उसने बेबाकी से कहा। शायद वह यह देखने को उत्सुक थी कि एक आज्ञाकारिणी बहू अगर बिना बताए कुछ समय बाहर बिताती है तो उसके सास ससुर उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। सोचकर मैं मन ही मन मुस्कुरा उठी। बाहर निकलते ही मैंने ऑटो कर लिया।
जल्द से जल्द घर पहुंचने की उत्सुकता और आतुरता के कारण मुझसे बोला भी ना जा रहा था। रास्ते भर साधना कुछ ना कुछ बोलती रही और मैं हाँ हूँ के उत्तर से काम चलाती रही। घर के गेट के पास ऑटो को रोकते ही पिताजी बरामदे में चक्कर काटते दिखे। उन्होंने मेरी चिंता में सारी दोपहर ऐसे ही बिताई होगी, यह सोचकर मन ग्लानि से क्षुब्ध हो उठा। परिवार के सदस्यों को ऐसी ऊहापोह और असमंजस की स्थिति में डालने से तो कहीं बेहतर था कि मैं फूहड़ और गंवार ही ठहराई जाती। ऑटो को अपने गेट पर रुकता देख वे आंखों को हथेली से ढककर क्षण भर को खड़े हो गए। दूर से ही उतरने वाले को पहचानने के प्रयास में उनकी भ्रीकुटी भी तन गई थी। फिर शायद मुझे पहचानते ही वे अंदर की ओर मुड़ गए। गेट खोलने से पहले मैंने सिर पर साड़ी का हल्का सा पल्लू रख लिया। साधना मेरे इस अंदाज पर किंचित व्यंग्य से मुस्कुरा दी, मानो कह रही हो, वाह री आदर्श बहू, बहुत देर कर दी बेटी। माँ जी का स्वर शांत और अस्निग्ध था। हाँ माँ, यह मेरी सहेली साधना मिल गई थी, इसी के साथ देर हो गई। मैं तो इन्हें समझा रही थी कि किसी काम में देर हो गई होगी, परंतु इनकी आदत तो तू जानती है। सारी दोपहरी बरामदे में ही चक्कर काटते रहे। फिर साधना के नमस्ते के उत्तर में वे मुस्कुराई। तेरा गुड्डू भी पूछ पूछ कर बस अभी सोया है, रुचि जागती होगी। रुचि बेटी, माँ के लिए पानी लेकर आ, बाहर कितनी गर्मी है। मैं भी बस अपनी कहानी लेकर बैठ गई। तुम दोनों सहेलियां गपशप करो, मैं अब सोऊंगी, थक गई हूँ। कहते कहते माँ जी उठ गई। फिर अचानक जैसे कुछ याद आने पर वापस मुड़कर बोली, तेरे लिए भी 2 रोटियां सेक कर रखी है, सब्जी भी पड़ी है। 2 रोटियां और सेक कर सहेली के साथ मिलकर खा ले। मैंने खाना खा लिया है, अब आप आराम से जाकर सो जाइए। मैं हंसकर बोली, आज आप कहाँ चली गई थी? पानी के 2 गिलास लेकर आई 8 साल की रुचि की आंखों और स्वर में हैरानी थी। गुड्डू तो आपके बिना सोता ही नहीं था। मुझे भी नींद नहीं आई। गिलास मेज पर रखकर मेरे गले में बाहें डालकर वह लाड करने लगी। मैंने भी पुचकार कर उसे गोदी में उठा लिया। गलाने की भावना ने एक बार फिर मुझे परेशान कर दिया कि बेकार ही वहाँ रुक गई और यहाँ सब परेशान होते रहे। बच्चों के स्कूल से लौटने के समय में हमेशा ही घर में रहती थी। दूर से ही वे दौड़कर होड़ लगाते आते कि कौन माँ को पहले छुएगा। फिर टांगों से लिपटकर माँ के स्पर्श का सुख पाकर सब कुछ भूल जाते। बच्चों की मीठी मीठी बातों के बीच दोपहर का खाना पीना निबटता है। फिर मैं दोनों को दाएं बाएं लिटाकर खुद बीच में लेट जाती हूँ। बातें करते करते वे कब सो जाते मुझे स्वयं भी पता नहीं चलता। कहाँ गुम हो गई? साधना ने प्रश्न किया तो मैं वर्तमान में लौट आई। रुचि, तुम मौसी से तो मिली ही नहीं। यह मेरी सहेली है, कॉलेज की। मैंने बताया तो रुचि ने क्षण भर उसे निहारा, फिर नमस्ते कर शर्मा कर भाग गई। नींद से उसकी आंखें भरी थी। मेरी उपस्थिति का आश्वासन पाकर अब वह सो जाएगी, इसका मुझे भरोसा था। यार, तुमने तो अपने बच्चों को बहुत बिगाड़ा हुआ है। साधना के प्रश्न पर मैं हैरान रह गई। उसे क्या जवाब देती, बस मुस्कुरा कर रह गई। साधना को घर जाने की कोई जल्दी नहीं थी। इधर उधर की बातें और बेकार की गपशप करते करते मैं उकता गई। सुबह उससे अचानक मिलने पर जो उत्साह मन में उठा था वह उसके व्यवहार के कारण कब का भीतर भीतर दब चुका था। सुबह से मैंने कुछ काम भी नहीं किया था, फिर भी बहुत थकावट लग रही थी। 5 साढ़े 5 बजे के बीच साधना को एक फिल्मी पत्रिका पकड़ाकर मैं बच्चों को जगाने चली गई। हाथ मुंह धुलाकर दूध पिलाकर उन्हें बाहर खेलने भेजकर रसोई का रुख किया। माँ और पिताजी की चाय का समय कब का हो चुका था। सुबह समोसे के लिए मैदा गूंदकर मसाला भी बना रखा था। मांजी ने मेरी अनुपस्थिति में मसाला भरकर समोसे बांध कर रख दिए थे। गैस पर एक तरफ चाय का पानी चढ़ाकर दूसरी तरफ समोसे तल लिए। माँ और पिताजी को उनके कमरे में चाय नाश्ता देकर अपना और साधना का चाय नाश्ता लेकर फिर उसके पास आ बैठी।
वह पत्रिका के पृष्ठों में खोई हुई थी। मैं सोचने लगी, इसके बच्चे भी कब के स्कूल से आ चुके होंगे और यह महारानी यहाँ कैसे निश्चिंत बैठी है। अभी चाय नाश्ता चल ही रहा था कि रवि भी दफ्तर से आ गए। वैसे तो वे आते ही ब्रीफ केस वहीं रखकर टाई की गांठ ढीली कर सोफे पर ही पसर जाते थे, पर अचानक के एक अपरिचिता को देखकर वे कुछ ठिठके। फिर परिचय करवाने पर नमस्ते का आदान प्रदान कर उन्होंने अंदर का रुख किया। रेणुका, मेरा तौलिया और कपड़े कहाँ हैं? रवि ने पुकारा तो मैं चाय का प्याला छोड़कर उनकी ब्रीफ केस उठाते हुए अंदर चली गई। मैं वापस आई तो साधना उठ खड़ी हुई। अब तुम अपने मियाँ जी की सेवा टहल करो, मैं चली, उसने एक आंख दबाकर कहा। मैं एक बार भी उससे बैठने का आग्रह नहीं कर सकी। सोचा क्या पता सचमुच ही बैठ जाए। उसके कारण मेरी सारी दिनचर्या चौपट हो गई थी। फिर कभी आऊँगी, तुम भी आना। जाते जाते मुड़कर वह बोली, जरूर आऊँगी। मैं भी मुस्कुरा पड़ी। उसके जाते ही राहत की एक ठंडी सांस स्वतः ही निकल पड़ी, मानो सिर से मन भर का बोझ हट गया हो। तीसरे दिन साधना का फोन आया, रेणुका आज 11 बजे तैयार रहना, नेहा के घर चलेंगे। वहाँ आज सावन के गीतों का प्रोग्राम है। वह चहक रही थी। प्रस्ताव काफ़ी लुभावना था। ऐसी रास रंग की महफिलों में बरसते हरियाले लोक गीतों की छमछम से तन तो क्या मन भी भीग भीग जाता है। लेकिन वास्तविकता पर मुझे कुछ संदेह हुआ। ऐसे रसीले प्रोग्राम की आड़ में ना जाने कितने सासों ननदों के निंदा पुराण खेले, ना जाने कितनी अनुपस्थिति महिलाओं की खिल्ली उड़े। एक बार झेली हुई उकताहट फिर मेरे ऊपर छाने लगी और अनचाहे ही मैं इनकार कर बैठी। आज नहीं चल पाऊंगी, घर में थोड़ा काम है। तुम तो बहुत बोर हो यार, घर के काम तो चलते ही रहते हैं, कभी खत्म होते हैं क्या? तुम जैसी औरतों के कारण जो हर घड़ी सीने से जिम्मेदारियां चिपकाए रहती है, सब गड़बड़ हो जाता है। सास तुम्हें देखते ही थक जाती है, पति देव को तौलिए और कपड़ों की ज़रूरत हो आती है, बच्चों को लोरी के बिना नींद ही नहीं आती। तुम तो भाई सिर पर पल्लू डालकर सती सावित्री बनी रहो। वह बेशर्मी से हंसती जा रही थी। गुस्से से मुझसे कुछ बोला ना गया। मैंने चुपचाप रिसीवर रख दिया। कहना ना होगा कि फिर साधना से मिलने की इच्छा ही मर गई। उसने भी शायद मेरा क्रोध भांप लिया था, तभी तो ना स्वयं आई ना ही फ़ोन किया। मैंने भी सोचा कि चलो जान बची, नहीं तो ऐसी दोस्ती निभाना मेरे लिए तो मुश्किल हो जाता। ऐसे ही कई महीने बीत गए। साधना से फिर भेंट ना हो सकी। अचानक एक दिन यूं ही किशोरावस्था की अल्हड़ मस्ती भरे दिनों की याद मन पर सावन की बादलों की भांति उमड़ने घुमड़ने लगी। अनायास ही साधना की याद भी मन में कौंध गई। ना जाने क्यों उसे मिलने का मन किया। बच्चे उस दिन स्कूल की तरफ से पिकनिक पर गए हुए थे। दोपहर का खाना जल्दी ही निपटा कर मैं 1:30 बजे ही घर से निकल गई। साधना के दिए पते पर मैं आसानी से पहुंच गई थी। दरवाजे की घंटी बजाने पर स्थूलकाय अस्त व्यस्त उदास सी आंखों वाली एक अधेड़ स्त्री ने दरवाज़ा खोला। शायद साधना की सांस होगी। मैंने मन ही मन अनुमान लगाया, साधना घर पर है। मैं उसकी सहेली रेणुका हूँ। मैंने मुस्कुराकर पूछा। साधना तो बाहर गई है, शायद अभी आती होगी। तुम अंदर आ जाओ, थोड़ी देर इंतजार कर लो। उन महिला के आमंत्रण पर मैं अंदर चली गई। साधना से मिलने की आतुरता में मैं यह भूल बैठी थी कि वह महिला मंडली के साथ भी व्यस्त हो सकती है। अब ना जाने कब लौटेंगी, पर इतनी दूर से आकर यूं दरवाजे से ही लौटने की भी इच्छा ना हुई। अंदर हॉल में सोफे पर पत्रिकाएं और कैसेट बिखरे पड़े थे। दीवान पर धुले कपड़ों का ढेर लगा था। मैं साधना की सास हूँ। उन महिला ने अपना परिचय दिया तो मैंने हाथ जोड़कर नमस्कार किया। आज काम वाली आई ही नहीं, सब काम ऐसे ही पड़ा है। उन्होंने अस्त व्यस्त बिखरे हुए सामान के विषय में शायद सफाई दी। कपड़ों का ढेर उठाते हुए उन्होंने मेरे बैठने की जगह बनाई। फिर कपड़े उठाकर वे अंदर चली गई। घर का मुख्य कक्ष की गृहिणी के घर के प्रति उदासीनता की कहानी कह रहा था। कमरे की हर वस्तु में
एक सुगृहिणी की स्पर्श का अभाव खटक रहा था। हॉल के साथ बाहर बालकनी में रखे गमलों में पौधे मुरझाए हुए थे, शायद उनमें पानी नहीं डाला गया था। मैले पर्दे, कुशन कवर, धूल की परत से अटा फर्नीचर, यानी शानो शौकत की हर वस्तु होने के बावजूद कमरा बेजान और शुष्क लग रहा था। तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। वे मेरे लिए पानी का गिलास ले आई थी। मैं साधना से कुछ महीने पहले ही मिली हूँ। असल में हम दोनों में एक साथ पढ़ती थी। मैंने उनकी समस्या का समाधान किया। अच्छा अच्छा, वे मुस्कुरा पड़ी। इतने में उड़के हुए दरवाजे को जोर से धकेलते 2 बच्चे भीतर आ गए। स्कूलों से बच्चों के आगमन के साथ ही हंसी, चूहल शोर, खिलखिलाहट का जो एक झोंका घर में अचानक ही घुस आता है, ऐसा वहाँ कुछ भी ना था। थके उदास बच्चों में घर वापस पहुँचने पर कोई उत्साह नहीं था। दोनों ने बस्ते वहीं सोफे पर पटक दिए और वहीं अपने लिए जगह बनाते हुए पत्रिकाओं के पन्ने उलटने लगे। नंदा, नीरज, अपनी मौसी को नमस्ते करो, साधना की सास ने आदेश दिया, पर वे सुना अनसुना करते हुए निर्विकार भाव से यूं ही बैठे रहे। माँ की अनुपस्थिति से उदासीन, एक अपरिचिता की उपस्थिति से तटस्थ। कुछ खाने को दो दादी माँ, भूख लगी है, तुरंत आवाज दी। नंदा बेटी इधर आना। तो बच्ची उठकर पैर घसीटती हुई रसोई में चली गई। हॉल से अच्छा कहकर वह उठ गई। रसोई में पहुंचकर उन्होंने ही सटी रसोई में हो रही खुसर फुसर साफ सुनाई दे रही थी। तेरी माँ तो आई नहीं, तू जा यह डब्बा लेकर और सामने वाले होटल से डोसे व सांभर ले आ। साधना की सास की आवाज़ में याचना थी। क्या दादी माँ, रोज रोज ऐसे ही करती हो? मैं बहुत थक गई हूँ, मैं नहीं जाती। कितनी जोर से तो भूख लग रही है। अच्छा अच्छा, धीरे बोल, मैं तेरे दादाजी को बोलती हूँ। उनकी आवाज़ में अकारण ही गुस्सा झलकने लगा था। जब वे हॉल में आई तो उनका चेहरा और भी उदास व परेशान था। अच्छा माँ जी, अब मैं चलूँगी, बहुत देर हो गई है। मैंने उन्हें असमंजस की स्थिति से उबारने के लिए प्यार भरी मुस्कुराहट से देखा। अच्छा बेटिया, फिर आना। उनका स्वर थका हारा था। इससे पहले कि उस घर की उदासी मेरे तनमन को जकड़ जा लेती, मैं बाहर निकल आई। बाहर आकर बहुत अच्छा लगा। सोचा, अगर नारी मुक्ति आंदोलन का ध्येय पारिवारिक दायित्वहीनता से है तो मैं परतंत्र ही भली। अगर आज़ादी का तात्पर्य परिवारजनों के क्लांत उदासी चेहरे से हुए तो मैं घर की दासी ही भली। बहुत ही अजीब लगा सुनकर। पति की बहन कुछ समय के लिए भाई के पास आए और भाभी अपने में मगन रहे। कब और कैसे बदल गए हमारे पारिवारिक मूल्य, ये सोचकर मैं हैरान रह गई। पाठकों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।